बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, मैथ 623 टेंसर एनालिसिस की फाइनल लेक्चर सीरीज़ में आज हम लेक्चर नंबर 62 के कुछ न्यूमेरिकल्स और लेक्चर नंबर 63 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 62 में क्रिस्टोफर सेकंड काइंड के सिंबल्स को देखा और ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को पढ़ा और कुछ फार्मूलाज को देखा, और साथ ही साथ हमने एक दो न्यूमेरिकल भी इसमें कवर किया। चूँकि ये लेक्चर थोड़ा लेंथी था इसलिए मैंने उसको पूरा कवर नहीं किया। आज के लेक्चर में हम जो बाकी न्यूमेरिकल्स हैं उनको कवर करेंगे और लेक्चर नंबर 63 को देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ Gij इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स पहले नंबर पे क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स को मैंने डी से यहाँ पर डिनोट किया हुआ है। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं, बाकी जीरो होते हैं। ठीक है जी, ये A1 A11 A1 सॉरी A22 A33 ये आपके क्या होंगे, ये नॉन जीरो होंगे और बाकी सारे जीरो होंगे। ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है जी, साबित क्या करना है? शो दैट ऑल फिक्स्ड इंडिसेस इन द रेंज 1 to n, यानी हमने ये कुछ इंडिसेस दिए हुए हैं 1 2 से लेकर n तक, यानी कोई भी इंडिसेस एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। तो उनको लेके हमने दो पार्ट हैं, पार्ट ए और बी, ये प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है? ये सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा अल्फा बीटा अल्फा इज इक्वल टू दिस, ये चीज हमने साबित करनी है। ये पेपर में आ सकता है 5 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का भी आ सकता है। तो ये चीज हमने प्रूफ करनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा हुआ है क्रिस्टोफर सिंबल जो सेकंड काइंड का है उसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको इसी से फार्मूला ड्राइव करना भी बता देता हूँ। अल्फा बीटा है, अल्फा अल्फा बीटा है, तो अल्फा ही से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहली टर्म माइनस में आएगी। माइनस अल्फा बीटा गैमा, या आर है सर यहाँ पर, अल्फा बीटा आर, फिर क्या आएगा, बीटा से स्टार्ट करेंगे अल्फा को छोड़ के, तो बीटा आर अल्फा। मैंने आपको बताया था ना लास्ट में कि इसकी तरतीब चेंज नहीं करनी, तो ये उसने आगे पीछे कर दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या आएगा, आर अल्फा बीटा, यानी आर अल्फा और बीटा, ये आगे पीछे कर दिए, नो इशू। ठीक है, ये थोड़ा उसने चेंज करके दिया हुआ है, लेकिन आपका फार्मूला उसी तरह बनेगा। अल्फा बीटा आर, फिर बीटा आर अल्फा, फिर अल्फा आर और बीटा आ जाएगा। ठीक है जी, और ये आपको पता है ये टर्म साथ जो है वो इन्वॉल्व होती है अल्फा आर के साथ, क्योंकि इसमें ये पीछे मैंने आपको बनाना सिखाया भी हुआ है। और आर यहाँ पर डमी इंडेक्स है आपका। ओके, अच्छा अब ये उसने बोल दिया कि ये जो इंडेक्स है ना ये डायगोनल मैट्रिक्स से लिंक्ड है। डायगोनल मैट्रिक्स से लिंक्ड होने का मतलब यही है कि अगर तो अल्फा बीटा दोनों सेम हैं तो तब नॉन जीरो होगा। ये हमने देखा ना, 1 1 हो तो वो तो आपका नॉन जीरो है। अगर अल्फा बीटा सेम नहीं है तो वो नॉन जीरो होगा। तो अब चूंकि अल्फा बीटा दो डिफरेंट है, इट मींस ये जो डिफरेंट है वो तो जीरो आ जाएगा, तो ये आपका जीरो आ गया। क्लियर हो गया? अब अल्फा आर हमें नहीं पता, आर चूंकि ये एक डमी इंडेक्स है इसलिए आर हम यकीन से नहीं कह सकते कि ये इसके बराबर है या नहीं। ये बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, सो इसलिए इसको अब हम जीरो नहीं कर सकते। ये बाकी नीचे दो टर्म वैसे की वैसी आ जाएंगी। ओके, अब चूंकि ये डमी इंडेक्स है तो इसको हम वेरिएशन दे सकते हैं। आर को हमने किसके साथ शिफ्ट कर दिया है, रिप्लेस कर दिया अल्फा के साथ, यानी जहां जहां आर है वहां आप क्या लगा दें, अल्फा लगा देंगे। तो इन दो टर्म में जब आप अल्फा लगाएंगे तो ये बन जाएगी। अब ये दोनों आप देखें एक जैसी हैं, ये एक जैसी तो आपको पता है कि जीरो नहीं होंगी। ठीक है, ये अब डिफरेंट है तो ये जीरो हो जाएगा। तो जब ये जीरो आ गया तो बाकी ये दो टर्म बच गई। अब ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। लेकिन हमारा तो आंसर लॉग में है, नेचुरल लॉग में है। तो नेचुरल लॉग में एक और यहां पर जो चीज याद रखने वाली वो ये है कि आप डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स लेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि ये जो टर्म्स होती हैं इनको उलट कर देते हैं। यानी इन सबको क्या कर देंगे, उलट कर देंगे। अगर 2 है तो 1/2 हो जाएगा,
ये 3 है तो 1/3 हो जाएगा, ये 5 है तो 1/5 हो जाएगा, यानी ये उल्ट हो जाएंगे, तो तब भी आंसर या डिटर्मिनेंट क्या होगा, सेम होगा। यानी इससे हम ये कह सकते हैं कि जी अल्फा अल्फा आपका कंट्रावेरिएंट में है तो उसको इन्वर्स लेने के लिए कोवेरिएंट में कर देंगे, 1 कर देंगे, ये बराबर होगा। ठीक है, कंट्रावेरिएंट और ये कोवेरिएंट में क्या होगा, बराबर होगा। ये चीजें का आपने याद रखनी है। तो अब इसकी जगह हम ये जो डेरिवेशन की है या ड्राइव किया है फार्मूला, ये लगा देंगे, तो ये चीज आ गई नीचे। ठीक हो गया, और ये आपका वैसे का वैसे ही, यानी ये वाला अल्फा वैसे का वैसे ही आ गया। क्लियर हो गया। चलें जी, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें ये भी पता है ये बीटा आपका डिफरेंशिएशन को शो कर रहा है। ठीक है जी, अब बीटा डिफरेंशिएशन को शो कर रहा है, सो इट मींस एक्स की पावर बी, पार्शियल और पार्शियल एक्स बी ले लेंगे, इसका मतलब ये है यहां पर। ठीक है, ये तो डिफरेंशिएशन आ गया आपका। अब जब इसको डिफरेंशिएशन में लिखते हैं ना तो ये ln में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो ये ln में जब आएगा इट मींस कि ये डेरिवेशन लेने के बाद फिर यही चीज आ जाती है, तो ये दोनों बराबर हैं। तो ये हमारा प्रूफ था। अब सेकंड प्रूफ इजी है, वो आप इजीली कर लेंगे, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड फॉर द इक्विलिब्रियम मैट्रिक्स इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ये आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, इस मैट्रिक्स में आपने क्या निकालने हैं, क्रिस्टोफर सिंबल निकालने हैं। किसके? सेकंड काइंड के, जितने भी निकलते हैं। अब सेकंड काइंड के हमारे पास यहां पर उसने ये भी बोल दिया हुआ है कि नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ द सेकंड काइंड। तो पहले हम निकालेंगे जो नॉन जीरो हैं। अब देखें नॉन जीरो कौन कौन से हैं, जीरो निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमने क्या निकालने हैं, नॉन जीरो निकालने हैं। पेपर में हो सकता है बस यही पूछे कि नॉन जीरो निकालें, तो उसके लिए जस्ट नॉन जीरो निकालेंगे, बाकी निकालने की जरूरत नहीं है। अब नॉन जीरो कौन कौन से होंगे, A11 वाला भी आपका नॉन जीरो होगा, इसको G11 कह सकते हैं। ठीक है, और ये भी आपका क्या होगा, नॉन जीरो होगा, यानी ये G22 वाला और G33 वाला भी आपका क्या होगा, नॉन जीरो होगा। अच्छा, अब हम ये 2 2 1 निकालेंगे। ये निकालने के लिए इसका हम फार्मूला लिख सकते हैं, लेकिन फार्मूला लिखने की बजाय इसको भी हमने प्रूव किया था पीछे, ये वाला देखिएगा, यानी जिसमें ये दोनों सेम हो, ये ln के बराबर होता है, अभी हमने प्रूव किया है। ठीक है, तो इसका हम यहां पर डायरेक्ट फार्मूला वही लगा देंगे जो भी हमने प्रूव किया है। क्लियर हो गया। तो चलें देखते हैं, 2 1 2 2 2 1 एक ही चीज है, पार्शियल और पार्शियल एक्स, इन दोनों का आंसर सेम आएगा। ये भी हमने देखा कि इसके बराबर होता है, तो इसका आंसर 1/x की पावर 1। अब यहाँ पर 1 जो है ये बेसिकली स्फेरिकल में किसको शो कर रहा है, आर को शो कर रहा है। ये हम बाद में पुट करेंगे, लेकिन आगे देखते हैं। 331, अब 331 हमने क्यों किया है, क्योंकि 33 में भी देखिए ये आपका नॉन जीरो है। ठीक है जी, अब 331 के लिए भी फिर फार्मूला वही आएगा, ये लगा दिया। फिर 332 का भी फार्मूला वही आएगा, ये आपका आंसर आ जाता है। फिर 1 2 करेंगे। 1 2 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक तो ये भी आ सकता है, 1 2 का मतलब है कि पहली रो और दूसरा कॉलम, ये बन जाएगा। यानी इसको आप जितने भी नॉन जीरो होंगे वो आपने निकाल लेने हैं। इस तरह 1 3 3 कर सकते हैं, 2 3 3 कर सकते हैं, यानी जो भी आपके नॉन जीरो हैं वो आप फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि नॉन जीरो कैसे पता चलेगा आपको कि जो नॉन जीरो वो हमने लेने हैं। उसके लिए तो आपको एक ये है कि लंबा छोटा फार्मूला जिसको बनता है वो भी लगा के चेक कर सकते हैं। जी में फिर जो बराबर होंगे, यानी ये वाले जो है ना A33 वाले और A22 वाले और A11 वाले, वो आप ले लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको गैमा में बताऊं आपने कैसे करना है, तो गैमा में ये जो है ना पहले वाला 2 2, अगर ये सेम है या फिर नीचे वाले सेम है, यानी ये देखिए 3 3 3 3, ये वाले सेम है, वो आप ले लेंगे, वो आपके नॉन जीरो आ जाएंगे। ठीक है, ये ट्रिक है कि या तो ये वाला जो सुपरस्क्रिप्ट है और सबस्क्रिप्ट इसके नीचे ये सेम है, या फिर ये दोनों सेम है, वो वाले आपके नॉन जीरो में आ जाएंगे हल करने से।
ओके नेक्स्ट अब हम देखते हैं यूज द इक्वेशन। ये इक्वेशन आपकी देखें ट्रांसफॉर्मेशन लॉ से बनी हुई है। अब ट्रांसफॉर्मेशन लॉ जो है सेकंड काइंड का वो हमने पीछे सीखा हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आपको मज़ीद आसानी हो जाए। देखिएगा उसी लॉ से हम ये फार्मूला अखज़ कर सकते हैं। ये पेपर में इस तरह भी पूछा जा सकता है कि ये आप फार्मूला अखज़ करें, ड्राइव करें, लेकिन यहाँ पर उसने खुद दे दिया हुआ है। तो लेकिन मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बता देता हूँ, ये हमने पहले सीखा भी हुआ है। ये आपको पता है नीचे जे के इंडेक्स होते हैं, ऊपर इंडेक्स आई होता है। ये बराबर होगा किसके, ये तो आपको पता है साथ आएगा ही आएगा, गैमा इज इक्वल टू गैमा लिखेंगे और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, यहाँ एस टी कर लें और ऊपर आर कर लें। ठीक है जी। अब आपको पता है 3 इंडेक्स हैं तो कितने एक्स इन्वॉल्व होंगे, 3 एक्स इन्वॉल्व होंगे जी। यानी पार्शियल एक्स पार्शियल एक्स पार्शियल एक्स पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स। ठीक है जी। और मैंने बताया था कि गैमा वाली ट्रांसफॉर्मेशन में एक चीज एडिशनल टर्म भी ऐड होती है। उसमें कितने इन्वॉल्व होंगे, एक्स, 2 एक्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है जी। अच्छा इसमें आप गौर करें कि जो सेकंड काइंड होगा ना, सेकंड काइंड में एक हम करेक्शन टर्म लगाते थे, फर्स्ट काइंड में सारी जी एक्स, तो वो यहां नहीं लगानी। ठीक है, वो यहां पे रिमूव हो जाएगी। ओके, अब यहां पर इजी है। अब टिल्डा आप देखें कहां कहां लगाना है, 2 इंडेक्स नीचे हैं जेके के साथ, यहां आप जेके ले लें, जेके इसके साथ टिल्डा आ जाएगा और ये आपका आई आ जाएगा ऊपर, इसके साथ भी टिल्डा आ जाएगा, बाकी सब के साथ टिल्डा नहीं आएगा। और इसमें आप इंडेक्स कौन से लगाएंगे, इसी तरह इसके साथ एस आर टी लगाएंगे, एस टी और इधर आर लगा देंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब इसमें भी आपने वैसे ही करना है कि आपने बेसिकली आई जे के तीनों को पूरा करना होता है, तो इसलिए इसके साथ हम यहाँ ये आई है, ये आपका जे है और ये आपका पार्शियल के और पार्शियल के हम खुद ऐड करेंगे। जब ये पार्शियल के करते हैं तो ये स्क्वायर बन जाता है, फिर ये पार्शियल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये देखिएगा यही सारी चीज़ है, पार्शियल स्क्वायर आर, पार्शियल टिल्डा एक्स, पार्शियल टिल्डा जे। यहाँ पर जस्ट इंडेक्स चेंज है, वो आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। तो यही चीज़ हमने अखज़ की है, इनको उठा के उधर लेके गए हैं, तो इस सारा फार्मूला ये बन गया। सिंपल इज दैट। आगे करना क्या है, टू फाइंड द मोस्ट जनरल 3 dimensional ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सच दैट एक्स आई कॉरस्पॉन्ड टू रेक्टेंगुलर एंड एक्स आई कॉरस्पॉन्ड टू एनी अदर कोऑर्डिनेट। ओके, अब हमने सिंपल ये करना है कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फाइंड आउट करने हैं एक्स आई सिस्टम में और एक्स टिल्डा आई सिस्टम में, और मोस्ट जनरल करने हैं। मोस्ट जनरल का मतलब है कि लास्ट में जो आपका आंसर आना चाहिए वो एक इंडेक्स में आना चाहिए, यानी इसको लेना है आपने। इसको लेके जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल बताना है एक्स आई सिस्टम में और एक्स टिल्डा आई सिस्टम में, वो एक इंडेक्स में आना चाहिए। सिंपल, ठीक है। जबकि उसने गैमास की वैल्यूज दी हुई हैं, यानी अगर ये आ जाए तो उसकी वैल्यूज ये दी हुई हैं। ठीक है जी, और बाकी उसने सारा बोल दिया कि बाकी सारे क्या हैं, 0 हैं। ये 0 नहीं है, बाकी सारे क्या हैं, 0 हैं। तो एक्स आई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक मीट्रिक टेंसर लेते हैं। ठीक है जी, मीट्रिक टेंसर जब लेंगे तो ये आपको याद होना चाहिए कि एक्स आई कोऑर्डिनेट में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मीट्रिक क्या बनता है या मैट्रिक्स क्या बनता है। ठीक है जी, ओके। अब ये हमें इक्वेशन दी हुई है। अब इसमें आर एस टी जो है ये आपका 0 है, ये हमने देखा हुआ है कि जो जनरल जी आई जी होता है, जनरल मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में, वो आपका क्या होगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा और ये सारे 1 होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, 0 होंगे। ओके, तो इसलिए फार्मूले में हमने ये जो टर्म थी ना, ये वाली सारी 0 हो जाएगी।
बाकी आपका ये बच जाएगा, ठीक है। यानी ये इसकी जगह आप 0 लगा देंगे, बाकी ये बच जाएगा। अब ये जब टर्म बच जाती है तो इसको हम पार्शियल स्क्वायर और एक्स आर पार्शियल एक्स टिल्डा पार्शियल टिल्डा जे, इसमें हम अलग करके, क्योंकि स्क्वायर है ना, पार्शियल एक्स आर और पार्शियल एक्स को हमने यू आर का नाम दे दिया, ठीक है। चूंकि अब हमने सिंगल इंडेक्स में लेके आना है, सो इसलिए इसको हम इंडेक्सिंग करते जाएंगे। यू टिल्डा आर ऐसा आ गया, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स जो हमने अलग किया था, और एक पार्शियल के साथ उसको हमने ये नाम दे दिया, तो ये चीज़ आ गई। ये साथ इसी तरह ये इसकी जगह हमने क्या कर दिया है, आर एस कर दिया हुआ है, ठीक है जी। इसी तरह टिल्डा यू आर जे को उसने टिल्डा जे का नाम दे दिया है। ये यहां पर उसने क्या नाम दे दिया है, टिल्डा जे का नाम दे दिया, और इसी तरह इसको टिल्डा एस का नाम दे दिया, यू टिल्डा एस का नाम दे दिया, ठीक है जी। अब हम वेरिएशन करते हैं। अब वेरिएशन करेंगे तो यहाँ पर 1 1 आ जाएगा, फिर 2 2 आ जाएगा, इसी तरह इसके आंसर लगा सकते हैं। तो ये 1 1 आ गया, U1 आ गया, तो फाइनली इसका U1 आ गया आंसर, ठीक है जी। इन पार्शियल U टिल्डा U1 इक्वल टू किसके आ गया, U1 के बराबर आ गया है, तो ये U1 को उठा के इधर ले आए, वो उठा के इधर ले गए, तो ये चीज़ बन गई। अब हम यानी क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ln U1 x1 प्लस C1 आंसर आ जाएगा। ये U1 का आंसर आ गया, U टिल्डा 1 का आंसर आ गया। इस तरह U टिल्डा 2 का आंसर आ जाएगा, U टिल्डा 3 का आंसर आ जाएगा। देखें अब ये x2 टिल्डा x3 टिल्डा और x1 टिल्डा में आंसर अब आपके आ गए। तो इसी तरह ये 3 आंसर आपके फाइनली हल करके आ जाते हैं, ठीक है जी। इसको मज़ीद आप प्रैक्टिस करेंगे तो तभी आपको ये सही कैप्चर होगा, अदरवाइज आपको ये ज़ुबानी याद नहीं होगा। चलो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 63 है। इसमें भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, x1 टिल्डा x2 टिल्डा x3 टिल्डा, इनकी वैल्यूज दी हुई हैं, और ये उसने बोल दिया कि ये सारा क्या है, 0 है, फाइंड दिस। तो ये भी हमने फार्मूला पढ़ा है, ठीक है। अभी उस फार्मूले के मुताबिक ये इसकी जगह 0 आ जाएगा। जस्ट आपने ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में आर टिल्डा की जगह, ये टिल्डा का हमने ट्रांसफॉर्मेशन लॉ पढ़ा था, 3 टर्म इन्वॉल्व होती हैं प्लस ये टर्म, और हमने सिंपल का भी पढ़ा हुआ था सेकंड काइंड में। अब जहां जहां टिल्डा होगा उसको आप माइनस कर देंगे, यानी उसको वैनिश कर देंगे, तो ये आपका इस तरफ टिल्डा आ जाएगा और ये टिल्डा के बगैर आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपका ये जो है ये 0 है, ये सारा का सारा 3 टर्म में जो है 0 हो जाएंगी, बाकी 2 टर्म बच जाएंगी जो कि ये वाली है, ठीक है। तो आपने जस्ट सिंपली करना क्या है, जब ये आ जाता है तो इसमें देखिए क्या क्या चाहिए आपको, जो जो चीज़ें चाहिए वो आप निकालते जाएंगे। पार्शियल एक्स आई और पार्शियल एक्स आर, यानी 1 1 चाहिए, ये आर डमी है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए आप बारी बारी इनकी कीमतें निकालेंगे। 1 1 निकाला तो ये निकल आया, फिर 1 2 निकालेंगे, तो यानी ये चीज़ें भी चाहिए, बारी बारी ये चीज़ें निकाल देंगे, तो ये सारी चीज़ें आंसर इसके 0 आ गए। इस तरह ये निकाला, यानी इन सिंपल ये कह सकते हैं जे इक्वल टू, अगर जे इज इक्वल टू के हो तो जवाब 0 नहीं आएगा, अगर जे नॉट इक्वल टू के हो तो जवाब 0 आ जाता है। ये मैंने पीछे पढ़ा भी हुआ है। तो ये सारी चीज़ें निकालने के बाद आपने ये सारे सेकंड काइंड के जो क्रिस्टोफर सिंबल है वो निकाल लेने हैं। नेक्स्ट है जी, लेट द कोऑर्डिनेट सिस्टम बी कनेक्टेड टू अ सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट x टिल्डा आई बाय दिस। ये x1 टिल्डा दिया हुआ है, x2 टिल्डा दिया हुआ है, इनके ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स दिए हुए हैं। यूजिंग दिस यानी कह रहे हैं ये फार्मूले से आपने नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल निकालने हैं, सिंपल। तो नॉन जीरो आपको अभी इससे पहले भी हमने पढ़ा हुआ था कि नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल कौन कौन से हैं।
ये आपका फार्मूला है। ठीक है जी, इस फार्मूले में जो जो चीज़ें चाहिए वो हम निकालते जाएंगे। ये सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह क्या है, पार्शियल एक्स टिल्डा 1 और पार्शियल एक्स 1, तो ये चीज़ निकाल ली, फिर इसी तरह x2 करके ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। ये सारी चीज़ें निकालने के बाद आपने इनके इन्वर्स भी निकालने, उलट भी निकालने हैं। ठीक है जी, उलट निकालने के बाद वी आल्सो रिक्वायर्ड इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्स भी निकालेंगे। तो निकालने के बाद ये दो आंसर आएंगे, इनको आपने ऐड कर लेना, एक दफ़ा ऐड करके ये बनेगा, फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर लेना, सब्ट्रैक्ट करके ये आंसर आ जाएगा। यानी हमें x1 और x2 में आंसर ये मिल गए, x1 में भी मिल गया और x2 में भी मिल गया। ठीक है जी, तो जब ये सारे आंसर मिल जाते हैं तो उसी इक्वेशन में आपने बारी बारी वैल्यूज पुट कर देनी है। बेसिक फार्मूला ये था ना, पहले 1 1 करेंगे, फिर 1 1 तो ये हो गया, फिर 1 1 2 करेंगे। ये आपको पता है अगर ये 1 1 हो तो ये नॉन जीरो होता है। ठीक है, एनीवे इसका आंसर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 1 का आंसर ये आ जाएगा। इस तरह 1 2 2 करेंगे तो 2 1 1 करेंगे, इसमें ये दोनों इक्वल है, तो ये आपके क्या आ जाएंगे, क्रिस्टोफर सिंबल्स आ जाएंगे। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से 64 से पढ़ेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जाने से पहले।